आप सभी का स्वागत है ह्यूमैनिटी सर्कल यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, घर में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र कक्षा 11वीं के अध्याय संख्या 1 के एक चैप्टर, जो कि बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। उसके ऊपर आज की हमारी चर्चा होगी। यह आपकी वन शॉट वीडियो है और मेरा पूरा वादा है कि आप लोगों को ये वीडियो पूरी तरह से समझ आएगी, लेकिन आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो पूरी तरह से देखना है और समझना है। जो समझ ना आए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बतानी थी, कुछ जानकारी देनी थी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल में कई सारे नए नए विषयों पर वीडियो बनने वाली हैं और आज एक और अनाउंसमेंट भी होगी। अनाउंसमेंट एक वीडियो बनेगी आपके लिए, तो उस वीडियो को आप लोग 100% देखिए, अच्छी तरह से देखिए और समझिए उस वीडियो में हमने क्या क्या अनाउंस किया है आप सभी के लिए, स्पेशली आप सभी के लिए, क्योंकि हम सभी 2024 यानी नव वर्ष यानी न्यू ईयर मना रहे हैं, तो कुछ नया कुछ खास होना चाहिए, इसलिए आप लोगों के लिए हमने कुछ प्लान किया है। तो कक्षा 11वीं की जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसकी वीडियो हिंदी माध्यम, मेनली ख़ास तौर से हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए यूट्यूब में नहीं मिलती जल्दी, और जो मिलती हैं तो मैं क्या ही बताऊं, आप लोग खुद देख लीजिए। मैं कुछ भी बुरा नहीं बोलना चाहता, बट हमारी इस वीडियो में आपको बुरा बिल्कुल नहीं लगने वाला है और आपको ये लगेगा नहीं कि हमने आपको कुछ भी फालतू बात बताई है। सारी की सारी काम की बात होंगी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात होंगी। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रारंभिक व्यष्टि यानी अर्थशास्त्र, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसके बारे में हम शुरुआत कर रहे हैं। आज हमारी हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए वीडियो है, हम बहुत ही जल्द इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी स्टार्ट करेंगे। पर मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे मैंने कहा यूट्यूब में जल्दी मिलता नहीं, और मिल भी जाता है तो कुछ चुनिंदी वीडियो होती हैं जिनको आपको देखना ही पड़ेगा, मजबूरन आपको देखना पड़ेगा, और नोट्स के लिए आपको भी प्रॉब्लम होती है। तो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, आप जो भी स्लाइड इसमें देखेंगे आज की इस वीडियो में, प्रॉपर नोट्स हैं, आप लोग इसे नोट कीजिए। और क्या नोट करना है क्या नहीं करना है, मैं सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये हमारी वन शॉर्ट वीडियो है, ध्यान से देखिए, समझिए, और कुछ भी डाउट, कोई भी प्रश्न हो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा अध्याय 1 है माइक्रो इकोनॉमिक्स के यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र की बुक का अध्याय 1, अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। ठीक है, आप सभी के सामने शो हो रहा है। और हाँ, अगर आपको हमसे नोट्स चाहिए, आई मीन ये आपकी स्लाइड जो आपके सामने शो हो रही है, अगर आपको नोट्स बनाने हैं और ये स्लाइड चाहिए, पूरी पीडीएफ चाहिए, तो आप हमें, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का ग्रुप है, लिंक है, आप उसमें आकर के मांग सकते हैं, बोल सकते हैं मुझसे, तो मैं आपको दे दूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें दिए हुए हैं विषय, यानी इस अध्याय में हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम वो जानेंगे। सबसे पहले हमें जानना है अर्थशास्त्र क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, वास्तविक तथा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था क्या है, और अर्थव्यवस्था की प्रकृति एवं प्रकार। तो चलिए एक एक करके सभी विषयों को पूर्ण करते हैं और इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और जो ना समझ है, मैंने आपको पहले ही बताया है, कमेंट में आप बोल के लिख सकते हैं, और फिर आपको हम उस आपके पूछे गए प्रश्न को हल करेंगे, क्लियर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि हमारा जो विषय था उसमें आपने क्या देखा कि अर्थशास्त्र क्या है ना। तो अर्थशास्त्र के बारे में हम पहले जानकारी देखेंगे क्या है, उसके बाद हम और भी अलग जितने भी हमारे टॉपिक हमने अभी समझे, विषय देखे, एक एक करके सभी विषयों को पूर्ण करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र क्या है? देखिए, ये बहुत ही इजी प्रश्न है, ये आपके पेपर में भी इम्पॉर्टेंट रखता है और आपको बेसिकली याद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं होना चाहिए, आपको पूर्ण रूप से याद होना चाहिए कि अर्थशास्त्र है क्या, क्योंकि आपकी बुक का नाम अर्थशास्त्र है। अब अर्थशास्त्र ही हमें नहीं पता कि क्या है, तो फिर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता।
तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इसकी परिभाषा को। अर्थशास्त्र उस मानवीय व्यवहार का विज्ञान है जिसका संबंध सीमित साधनों का बंटवारा इस ढंग से किया जाए या इस ढंग से करना, जो भी आपके पास लिमिटेड साधन यानी लिमिटेड सोर्सेज हैं उनका बंटवारा इस ढंग से करना चाहिए जिससे कि उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सके, उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम कर सके और समाज, ये समाज लिखा है तो समाज अपने सामाजिक कल्याण को अधिकतम कर सके। मेनली इसमें सभी के जो लाभ हैं, जिनको जिनके लाभ मिल रहे हैं वो उनको जो लाभ की बातें की गई वो लाभ क्या हो सके, अधिक हो सके, अधिक लाभ, अधिकतम लाभ की बात की जा रही है। क्योंकि हमें प्रॉफिट नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, और इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट के बारे में ख़ास तौर से बात की जाती है। तो आप देख सकते हैं कि डेफिनेशन में क्या कहा गया कि अर्थशास्त्र उस मानवीय व्यवहार का विज्ञान है जिसका संबंध सीमित साधनों का बंटवारा इस ढंग से करना है जिससे कि उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सके, दूसरी ओर उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम कर सके, तीसरी ओर समाज अपने सामाजिक कल्याण को अधिकतम कर सके। ये हमारी डेफिनेशन पूर्ण होती है। चलिए आगे देखते हैं। अभी हमने जाना व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसकी संज्ञा, उसकी परिभाषा हमने जानी। अब एक टॉपिक और आता है, एक विषय की दुर्लभता क्या है, स्कार्सिटी क्या है, दुर्लभता। अब उसके बारे में चलिए जानते हैं। यह वह स्थिति है जिसमें जितना आप प्राप्त करना चाहते हैं उससे कम प्राप्त करते हैं। अन्य शब्दों में दुर्लभता से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें साधनों की पूर्ति संसाधनों की मांग से कम हो जाती है। साधनों, ध्यान से सुनिए, जिसमें संसाधनों की पूर्ति संसाधनों की मांग से कम हो जाती है वह दुर्लभता होती है, स्कार्सिटी कहलाती है। जितना हम चाहते हैं उतना हमें नहीं मिलता, हम उससे कम प्राप्त करते हैं। जितना हमें चाहिए उतना हमें नहीं मिलता, ये दुर्लभता कहलाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे जानते हैं चुनाव क्या है। देख सकते हैं चुनाव को हम चयन बोल सकते हैं, चॉइस, है ना। तो चुनाव या चयन से अभिप्राय उपलब्ध सीमित विकल्पों में से चुनने की प्रक्रिया से है। यह इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि संसाधन क्या है, दुर्लभ हैं, है ना, कम हैं। संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोगों में बंटवारा किया जा सकता है। तो आप जान सकते हैं कि चुनाव क्या है। चुनाव में आपको चुनना पड़ेगा कि हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज़ कौन सी है, आप उसको प्राथमिकता देंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरी आपके लिए कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ है, फिर उसको प्राथमिकता देंगे, फिर तीसरी, चौथी, ऐसे करके आप चुनाव करेंगे। ये नहीं कि आपके पास अगर 15 रुपये हैं, मान लीजिए 15 रुपये हैं, तो आपको 20 रुपये वाली चीज़ खरीदनी है। नहीं, आप 20 वाली नहीं खरीदेंगे। आपके पास 15 रुपये हैं तो आप 15 रुपये के अंदर ही खरीदेंगे, ना कि 20 वाली खरीदेंगे। आप 15 वाली चीज़ खरीदेंगे, आप 20 वाली चीज़ नहीं खरीदेंगे, बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आपके पास 20 रुपये हैं ही नहीं, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 15 रुपये हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें एक बात और लिखी हुई है कि दुर्लभता के कारण ही चुनाव होता है। अब चुनाव की जो समस्या है वो किसके कारण आती है, दुर्लभता के कारण, क्योंकि हम जितना चाहते हैं हमें उससे कम प्राप्त होता है, जैसा कि हमने दुर्लभता के परिभाषा में देखा था। तो हमें जब कम प्राप्त होगा तो हमें चुनना पड़ेगा, तभी तो चुनाव की समस्या आएगी कि हमारे पास हमें जितना चाहिए हमें उससे कम प्राप्त हो रहा है। तो जब हमें कम प्राप्त हो रहा है तो हमें उसमें से क्या क्या चीज़ों को चुनना है, किन किन चीज़ों को चुनना है, चुनाव किस तरह से करना है, वो हमें खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र की, जो कि हमारी बुक का नाम है, और हमारे विषय में भी हमने जो हमें टॉपिक पढ़ने थे उसमें भी व्यष्टि और समष्टि की जिक्र हमने की थी। तो हम चलिए शुरुआत करते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, तो उसके बारे में बिल्कुल डिटेल्ड में जानेंगे और बिल्कुल बेसिक से जानेंगे। ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा में व्यष्टि को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो कहते हैं। यह शब्द ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रोस से आया था। ठीक है, माइक्रोस से। ठीक है, आगे जिसका अर्थ, यानी कि इस माइक्रोस का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है छोटा यानी स्मॉल, और व्यष्टि में हम लोग
ज़्यादा बड़ी चीज़ों का डिटेल्ड में बात नहीं करने वाले हैं, और व्यष्टि में जैसे जैसे हम चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, ठीक है। और जब हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी करेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो आएगी उसमें समष्टि और व्यष्टि दोनों के जब हम डिफरेंसेस की बात करेंगे, यानी अंतर की बात करेंगे, तो आप लोग को ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल एक आर्थिक इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, जैसे जैसे एक व्यक्तिगत गृहस्थ की नमक के लिए मांग, मेनली व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल पर्सन की बात की जा रही है, अथवा कुछ आर्थिक इकाइयों के छोटे से समूह की नमक के लिए मांग, यानी स्मॉल ग्रुप है, छोटा सा ग्रुप है, समूह है, और उसकी तरफ से किसकी मांग, नमक की मांग। तो इसमें बहुत बड़ी लेवल पर बात नहीं की जाती, एक स्मॉल लेवल पर बात की जाती है, छोटे लेवल पर बात की जाती है, छोटी इकाई पर बात की जाती है, ठीक है। ये व्यष्टि था। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन करेंगे हम लोग, जैसे मांग का सिद्धांत हो गया, आपका चैप्टर है। दूसरा है उत्पादन का सिद्धांत, कीमत निर्धारण, वितरण आदि टॉपिक आदि विषयों का हम लोग अध्ययन करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र में। अब चलिए हम बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की। समष्टि अर्थशास्त्र अंग्रेजी भाषा में समष्टि को देखिए मैक्रो कहते हैं, ठीक है। मेनली हम लोग जो समष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे वो 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। आपकी जो 12th क्लास होगी उसमें हम लोग समष्टि को देखेंगे। अब समष्टि को हम लोग मैक्रो कहते हैं। यह शब्द ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोस से आया है, ठीक है। वो माइक्रोस था, ये मैक्रोस से आया है, जिसका अर्थ है बड़ा, यानी कि लार्ज। अब इसमें बहुत बड़ी मात्रा में बात करेंगे, बहुत बड़े लेवल पर बात करेंगे, ना कि छोटे लेवल पर बात करेंगे। व्यष्टि में छोटे लेवल की बात कर रहे थे हम लोग, लेकिन समष्टि में एक बड़े लेवल की बात करेंगे, ठीक है। आई होप आपको व्यष्टि और समष्टि, माइक्रो एंड मैक्रो दोनों में डिफरेंसेस का पता चला होगा। चलिए अब हम लोग कुछ और बात करते हैं, आगे आगे के विषयों की बात करते हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है इस तरफ वास्तविक तथा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। अभी हमने समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात की, अब हम वास्तविक तथा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र की बात करेंगे। चलिए फटाफट जानते हैं वास्तविक अर्थशास्त्र यानी कि क्या है। तो वास्तविक अर्थशास्त्र भूत, वर्तमान, भविष्य के बारे में आर्थिक मुद्दों से संबंधित है, यह उनके बारे में बात करता है। यह उन आर्थिक स्थितियों से संबंधित है जिनका तथ्यों तथा आंकड़ों द्वारा अध्ययन किया जा सकता है। तथ्यों यानी फैक्ट से बात की जा रही है, और आंकड़े नंबर से बात की जा सकती है, ठीक है। किसमें, वास्तविक अर्थशास्त्र में, वास्तविक में, ठीक है। अब हम आगे जानते हैं कैसे, थोड़ा सा उदाहरण एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय में निर्धनता से प्रभावित जनसंख्या का प्रतिशत आज की तुलना में अधिक था। अधिक है नहीं, अधिक था। यह किससे संबंधित है, यह भूतकाल से संबंधित है। किससे संबंधित है, भूतकाल से संबंधित है। आगे देखें दूसरा उदाहरण एग्जाम्पल, तो उसमें लिखा है भारत की 22% जनसंख्या, ठीक है, 22% जनसंख्या निरपेक्ष रूप से निर्धन है। निर्धन है यानी अभी की प्रेजेंट टाइम की बात चल रही है कि यह वर्तमान काल से संबंधित है। तीसरा है, यदि भारत की जनसंख्या वर्तमान दर से बढ़ती रही तो वर्ष 2020 में निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत 22% से अधिक होगा यानी कि फ्यूचर की बात की जा रही है। किसकी, फ्यूचर की बात की जा रही है, यानी भविष्य काल की बात की जा रही है। तो फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट तीनों की बात यहाँ पर की गई, भूत, वर्तमान और भविष्य। चलिए अब इससे संबंधित यानी वास्तविक अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ इसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। अब हम बात करें वास्तविक कथनों की विशेषताओं के बारे में, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। अब इसमें पहला स्टेटमेंट कहता है, ये कथन, मेनली ये जो आपके सामने कथन है, ये आर्थिक समस्याओं की प्रकृति तथा मात्रा पर प्रकाश डालते हैं, अथवा मनुष्यों के भूत, वर्तमान तथा भविष्य से संबंधित आर्थिक व्यवहार का विश्लेषण करते हैं। जैसा भी हमने पढ़ के आया कि भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में ये हमें जानकारी प्रदान करता है। दूसरा है, ये कथन भूत, वर्तमान तथा भविष्य से संबंधित तथ्यों, आंकड़ों पर आधारित हैं,
डेफिनेशन में सेम लिखा हुआ था। तीसरा है, इन कथनों की सत्यता को जांचा जा सकता है। हम इनके जो कथन हैं इनको हम लोग अपनी तरफ से जांच भी सकते हैं। तथ्यों तथा आंकड़ों को जांचा जा सकता है। तथा चौथा कथन है, ये कथन अर्थशास्त्रियों के किसी कथन यानी मूल्यांकन, वैल्यू, जजमेंट अथवा विचारों को नहीं दर्शाते जो वाद विवाद का विषय हो सकता है। इसमें किसी अर्थशास्त्री को इंक्लूड नहीं किया गया है, शामिल नहीं किया गया है, जिससे वाद विवाद हो सकता है, इसलिए ये वाद विवाद से दूर रहता है। कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं, चलिए उनको जानते हैं। अब बात क्या होने वाली है, कुछ ध्यान देने वाली बात है, इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। कैसे इम्पॉर्टेंट है? यह ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वास्तविक कथन सदैव सत्य कथन नहीं होते। जो भी आपके सामने अभी हमने वास्तविक की बात की, यानी वास्तविक अर्थशास्त्र की बात की, वे सदैव सत्य कथन नहीं होते, इसका ध्यान रखिए। परंतु इन कथनों की सत्यता को जांचा जा सकता, ये सही है या गलत, इनको हम लोग जांच सकते हैं। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति कहता है कि भारत की जनसंख्या 100 करोड़ है, 100 करोड़ है, जबकि दूसरा व्यक्ति कहता है सेम कि 121 करोड़ है भारत की जनसंख्या, तो ये दोनों वास्तविक कथन हैं, भले ही जब पहला कथन गलत है जबकि दूसरा कथन सही है। पहला वाला चलो मान लो 100 करोड़ वाला गलत है, पर दूसरा 121 करोड़ वाला सही है। तो यहाँ महत्व देने वाली बात यह है कि वास्तविक कथन वे कथन हैं जिनके सत्य अथवा असत्य या सही अथवा गलत होने की जांच की जा सकती है। हम लोग जांच कर सकते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अभी हमने वास्तविक अर्थशास्त्र की बात कर ली, व्यष्टि, समष्टि और वास्तविक की बात की। अब हम बात करेंगे आदर्शात्मक अर्थशास्त्र यानी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की। आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में मेनली बात किसकी की जाती है? खास तौर से क्या होना चाहिए, यह क्या होना चाहिए से संबंधित है। यह आर्थिक मुद्दों अथवा आर्थिक समस्याओं पर अर्थशास्त्रियों के विचारों से संबंधित है। विभिन्न अर्थशास्त्री किसी आर्थिक समस्या के समाधान के लिए विभिन्न उपाय तथा विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। विचारों में कथन मूल्यांकन निहित होते हैं। तो कैसे मूल्यांकन निहित होते हैं? कुछ कथन यहाँ पर लिखे हुए हैं, हमें जिनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझना है। यहाँ लिखा है, मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एक दिन देश में बेरोजगारी की समस्या का अंत करेगा, ठीक है। दूसरा कहता है, मनरेगा केवल भारत के ग्रामीण इलाकों के बेरोजगार लोगों को वित्तीय सहायता देने की योजना है। इससे लोग हमेशा के लिए परोपजीवी तथा अनुत्पादक हो जाएंगे। तीसरा कहता है, मनरेगा को समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि यह करदाताओं के पैसों का प्रयोग करता है। चौथा कहता है, मनरेगा को तभी जारी रखना चाहिए यदि उससे अर्थव्यवस्था में संपत्ति सृजन में सहायता होती है। यह सभी कथन आदर्शात्मक अर्थशास्त्र के अंश हैं। यह केवल अर्थशास्त्रियों के विचार हैं, इनकी सत्यता को जांचा नहीं जा सकता, क्योंकि अर्थशास्त्रियों ने इन बातों को कहा है। अब उन्होंने कहा है, इसलिए उनकी बातों को हम लोग जांच नहीं सकते। चलिए इससे संबंधित इसकी विशेषताएं यानी आदर्शात्मक अर्थशास्त्र की विशेषताओं को जानते हैं। अगर हम बात करें आदर्शात्मक कथनों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स, यानी अब इससे संबंधित क्या कथन है? जैसे वास्तविक से संबंधित थे, वैसे ही आदर्शात्मक से भी संबंधित है। इनमें कथन मूल्यांकन यानी वैल्यू जजमेंट निहित है नहीं है, ठीक है। इसमें हम लोग जज नहीं कर सकते कौन सही कौन गलत, कौन सत्य कौन असत्य, लेकिन हम वास्तविक में कर सकते थे। यहीं से आप लोग अंतर भी देख सकते हैं वास्तविक और आदर्शात्मक में। इन कथनों के कारण विवाद हो सकता है एवं बहस हो सकती है। ये कथन केवल विचार दर्शाते हैं, इसलिए इनकी सत्यता को जांचा नहीं जा सकता। चौथा है, यह कथन यह दर्शाते हैं कि किसी भी आर्थिक समस्या का उपाय क्या होना चाहिए। कोई भी आर्थिक समस्या आई है तो उससे संबंधित क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये बात की जा रही है। मेनली क्या होना चाहिए इसके बारे में बात की जाती है। कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं, चलिए जानते हैं। लिखा है, क्या होना चाहिए केवल एक व्यक्ति के विचार को प्रस्तुत करता है। यह आवश्यक नहीं कि वह किसी आर्थिक समस्या का श्रेष्ठतम समाधान सिद्ध हो। उदाहरण है, स्वतंत्रता के पश्चात अर्थव्यवस्था की समृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के संदर्भ में अर्थशास्त्रियों ने निजी क्षेत्र के स्थान पर सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया।
निजी क्षेत्र की जगह किसको इन्होंने प्राथमिकता दी? सार्वजनिक क्षेत्र को। ठीक है। अंततः इस नीति का त्याग किया गया। इस जो सरकार द्वारा जो ये नीति बनाई गई थी उसका त्याग किया गया। सन 1991 में नई आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को विकसित किया गया तथा सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र पर अधिक भरोसा करने का निर्णय लिया गया। तो इसमें हम लोग क्या होना चाहिए की बात अवश्य की गई है। और देखिए इसमें लोगों ने निजी क्षेत्र के जो जिसको निजी क्षेत्र पर कम सरकार ने ध्यान दिया और सार्वजनिक क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान दिया, तो इस पॉलिसी को फिर बदला गया और 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई। उसके तहत क्या हुआ? सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र पर क्या किया गया? अधिक भरोसा किया गया। ठीक है, चलिए हम अब आगे बात करते हैं। ये आप देख सकते हैं वास्तविक और क्या कहते हैं, वास्तविक अर्थशास्त्र तथा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में अंतर है। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में कुछ डिफरेंसेस हैं, आप लोग इनको पढ़ लीजिएगा और बहुत आसान है। जो जो बात हमने अभी की हैं जस्ट वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो अगर पेपर में आपको पूछे कि वास्तविक और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में अंतर बताइए तो आप इसको लिख सकते हैं। आप शुरू से लेके अभी तक हमने जितना पढ़ा है आप लोग अपने नोट्स में इसको लिख सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। और कोई भी डाउट होगा, कोई भी प्रश्न होगा तो मैंने आपको बताया ही है, कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़, एक बार आप लोग पूर्ण रूप से इस अंतर को देख लीजिए अच्छे से। ये देख लीजिए आप लोग, 4 4 5 5 इसके अंतर हैं। अच्छे से आप लोग इसको देख लीजिए। वीडियो आप लोग आगे पीछे करके भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ अर्थशास्त्र की बात की है, लेकिन हमारे अध्याय का नाम था अर्थशास्त्र या और अर्थव्यवस्था। अब हम जानेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में। अर्थव्यवस्था उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके द्वारा एक क्षेत्र के लोग अपनी आजीविका अर्जित करते हैं, यानी जीने के लिए आजीविका को अर्जित करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अभी तक हमने डेफिनेशन को जाना, बहुत आसान थी। आजीविका अर्जित करने के लिए लोग जो भी अर्जित करते हैं, अन्न करते हैं अपने जीने के लिए, वो आपका अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। अब अर्थव्यवस्था की प्रकृति और प्रकार यानी नेचर एंड टाइप ऑफ इकोनॉमी, इसके बारे में जानेंगे। एक क्षेत्र के लोगों की आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति से उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की प्रकृति का पता चलता है। अब कोई एक क्षेत्र है, उसमें कैसी प्रकृति है, लोग कैसे अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं, वो आपको पता चलेगा कि उसकी प्रकृति से। अब आपको ऐसा पता चलता है कि एक क्षेत्र में अधिकांश लोग अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए कृषि क्रियाओं में व्यस्त हैं। इससे हम यह निष्कर्ष निकालेंगे कि इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, यानी कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है। इसी प्रकार यदि एक क्षेत्र में अधिकांश लोग औद्योगिक क्रियाओं में व्यस्त हैं तो हम यह निष्कर्ष निकालेंगे कि इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था एक औद्योगिक अर्थव्यवस्था है, यानी कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है। अब जहाँ तक अर्थव्यवस्था के प्रकार का संबंध है, यह लोगों के द्वारा की गई आर्थिक क्रियाओं के नियंत्रण की मात्रा पर निर्भर करता है। कैसे? एक देश में आर्थिक क्रियाएं, यानी कि आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं? उत्पादन, उपभोग, निवेश एवं विनिमय की क्रियाएं उस देश की सरकार द्वारा नियंत्रित एवं नियमित की जाती है, परंतु नियंत्रण का स्तर विभिन्न राष्ट्रों में विभिन्न भिन्न तरह से किया जा सकता है। जैसे चीन, रूस एवं उत्तरी कोरिया में नियंत्रण का स्तर बहुत ऊंचा है। ठीक है, ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जिनमें आर्थिक क्रियाओं के नियंत्रण का स्तर मतलब बहुत ऊंचा होता है, यानी कि जो नियंत्रण का स्तर यानी डिग्री ऑफ कंट्रोल बहुत ऊंचा होता है, तो उन्हें हम कहते हैं नियंत्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि कंट्रोल्ड इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमीज। अब जैसे आपने जाना कि चीन, रूस और उत्तर कोरिया, इनमें जो क्या कहते हैं नियंत्रण का जो स्तर है वो बहुत ही हाई लेवल पर है, बहुत ही ऊंचा है। लेकिन अब नियंत्रित अर्थव्यवस्था की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसे हम लोग केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, यानी कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज़। तो दूसरा, ये जो चीन, रूस और उत्तर कोरिया थे, ये किसके उदाहरण थे? नियंत्रित अर्थव्यवस्था के, यानी कि केंद्र नियोजित अर्थव्यवस्था के। दूसरा,
कुछ ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनमें नियंत्रण का स्तर नाम मात्र का है, मतलब बहुत कम होता है। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को स्वतंत्र अर्थव्यवस्था यानी फ्री इकोनॉमीज अथवा बाजार अर्थव्यवस्था यानी कि मार्केट इकोनॉमीज कहते हैं। इसका उदाहरण कौन कौन है? यूएस और यूके, ये अर्थव्यवस्थाएं इनका उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरी और की बात करें, तीसरे अर्थव्यवस्था की बात करें तो कुछ ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनमें नियंत्रण का स्तर साधारण यानी कि ना तो बहुत अधिक है और ना ही बहुत कम होता है। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमीज कहते हैं। यह अगर उदाहरण की बात करें तो हमारा खुद का, हमारा देश, हमारा प्यारा भारत इसका प्रमुख उदाहरण है। तो हमने 3 तरह की अर्थव्यवस्थाओं की बात कर ली। नियंत्रित अर्थव्यवस्था की बात की, फिर उसके बाद हमने बाज़ारी अर्थव्यवस्था की बात की, फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात की। अब इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, अगर आपको समझ नहीं आएगा तो ये सही नहीं होगा, इसलिए आपको अगर एक बार समझना है तो वीडियो आप दोबारा देखिए 100%। अब हम बात करेंगे केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था यानी केंद्र नियोजित अर्थव्यवस्था के बारे में। पहला है केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन कारकों पर सरकार का स्वामित्व, यानी किसका स्वामित्व, यानी किसका अधिकार? सरकार का अधिकार, तथा उत्पादन सामाजिक कल्याण, और जो उत्पादन किया जाएगा वो लोगों के हित में किया जाएगा, सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से किया जाएगा। दूसरा है ऐसी अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए तथा किसके लिए उत्पादन किया जाए, इसका निर्णय केंद्रीय सत्ता द्वारा किया जाता है। ये हमारी थी केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था या केंद्र नियोजित अर्थव्यवस्था। चलिए दूसरी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे बाजार अर्थव्यवस्था की। बाजार अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन कारकों यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर निजी स्वामित्व होता है तथा उत्पादन लाभ अर्जन के उद्देश्य से, अब जो भी उत्पादन करेगा यानी जो प्रोड्यूसर है, उत्पादक है, वो अपने लाभ से जानकारी अपने मतलब लाभ के लिए क्या करेगा? उत्पादन करेगा, ठीक है, अपने लाभ के लिए, प्रॉफिट के लिए क्या करेगा? प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। अब आगे बात करें, ऐसी अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए तथा किसके लिए उत्पादन किया जाए, इन आर्थिक समस्याओं का समाधान मांग और पूर्ति की शक्तियों पर निर्भर करता है। मांग और पूर्ति, ठीक है, डिमांड और सप्लाई जब एक होंगी तब वहाँ पर एक फिक्स प्राइस बनेगी और उस फिक्स प्राइस के अनुसार ही उस यहाँ क्या कहते हैं, जो फिक्स कीमत आपके सामने आएगी उस पर ही सभी बाजार वाले क्या करेंगे? अपने वस्तुओं के क्या कहते हैं, अपने वस्तुओं को बेचेंगे, ठीक है। या अब इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग डिटेल में नहीं जान पाएंगे, जब हम मांग और पूर्ति को पढ़ेंगे तब मैं आपको इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर में समझाऊंगा, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। बात की जा रही है मिश्रित अर्थव्यवस्था की। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पहला है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार तथा केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था दोनों के गुण, यानी पहले और दूसरे जो अर्थव्यवस्थाओं के बारे में हमने बात की थी वो दोनों इसमें मिक्स होंगे, ठीक है। इसमें सरकारी व निजी क्षेत्र दोनों सह अस्तित्व रखते हैं। मांग एवं पूर्ति के बलों द्वारा लिए जाते हैं। इसमें सरकारी क्षेत्र के निर्णय सरकारी केंद्रीय सत्ता द्वारा लिए जाते हैं, जबकि निजी क्षेत्र के लिए निर्णय कीमत तंत्र अर्थात मांग एवं पूर्ति के बलों द्वारा लिए जाते हैं, ठीक है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में यानी बाजार अर्थव्यवस्था और केंद्र नियोजित यानी कि आपके जो पहले अर्थव्यवस्था थी केंद्र नियोजित अर्थव्यवस्था, इन दोनों के मिक्सअप को हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, चैप्टर समझ आया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपका अध्याय 1 समाप्त होता है। हम अगली वीडियो में अध्याय 2 को वन शॉट के तहत कवर करेंगे, एंड करेंगे। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। मैं चाहता हूँ हमारी एक पूरी कम्युनिटी बने और हम एक दूसरे के साथ जुड़ें। और हाँ, आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।